नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी फटा हुआ जूता। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। टाइम पीस ने अलार्म दिया। राय की नींद टूट गई। उसने चादर टांगों से उतार फेंकी और बैठकर टाइम पीस में आज की चाबी देने लगा। 12 साल पहले 3 रुपए में लिया हुआ वह जापानी टाइम पीस बुढ़ापे में भी 12 घंटे का सफर 14 घंटे में तो तय ही कर लेता था और सवेरे 5 बजे का अलार्म 5 से 7 के बीच किसी भी समय उसे जगा दिया करता था। अभी टाइम पीस में 5 ही बजे थे। हालांकि धूप खिड़की से हटकर मेज पर से होती हुई उसके बिस्तर की सीमाओं तक पहुंच गई थी। राय ने अंदाजे से घड़ी में 6:45 बजाए और उसे खिड़की में कंघे शीशे के पास रखकर उठ खड़ा हुआ। खड़े होकर राय ने एक अंगड़ाई ली, फिर उसने एक गद्दे को गोल किया, उठाया और छज्जे पर टीन के ऊपर पटक दिया। उसके बाद उसने मेज की दीवार के पास से खींचकर कमरे के बीच कर दिया। कुर्सियों को मेज के इधर उधर लगा दिया और एशिया सर्जिकल कंपनी का बोर्ड उठाकर बाहर पटक दिया। इस तरह शयनागार को कार्यालय में परिणत करके उसने सामने के औषधालय के चौकीदार से माचिस लेकर सिगरेट सुलगाया और छज्जे पर आकर पिछले घर की जालीदार खिड़की के पास हिलती हुई नारी मूर्ति को देखने लगा। राय अर्थात दामोदर दास चिंतामणि राय उन व्यक्तियों में से था जो ईश्वर की प्रयोगशाला से अकेले ही बनकर आते हैं। उसके दांत काफी आगे को उभरे हुए थे और आंखें पीछे को धसी हुई और उसकी बाहों और टांगों में कुछ ऐसे खम पड़ते थे जिनसे किसी भी चीज की उपमा नहीं दी जा सकती। उसके कंधों से मिली हुई गर्दन की रेखाएं इस बात की गवाही देती थीं कि उसके शरीर में मांस केवल नाम को ही है और वह हाथ हिलाता या होठों पर जबान फेरता या सिगरेट का कश खींचता तो उसमें कुछ अस्वाभाविक सा लगता था। कुछ ऐसा लगता था जैसे वह व्यक्ति हिलने डुलने में ही एक तरह का मजाक कर रहा हो। जब सिगरेट उस सीमा तक पिया जा चुका और कश खींचने से होठ जल जाते तो राय ने बाकी टुकड़ा फेंक दिया। सिगरेट का टुकड़ा हवा में लकीर खींचता हुआ नीचे अखबार वाले के अखबार पर गिरा और वहां से धक्का खाकर गली में आम के छिलके के पास जा लेटा। खिड़की से हटकर राय ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने एक अलमारी के पीछे से तौलिया निकालकर कंधे पर रख लिया और कमरे से बाहर चला गया। नहाने, खाना खाने और 2-1 डॉक्टरों की दुकानों के चक्कर लगाने के बाद जब राय अपनी कुर्सी पर आकर बैठा उस समय 11:30 बज रहे थे। उसने पत्र लिखने के लिए पैड उठाया पर वह डियर सर से आगे नहीं बढ़ सका। फिर उसने एक फाइल उठाई पर उसे भी देखने का उसका मन नहीं हुआ। उसकी आंखें दूर की जालीदार खिड़की पर से होती हुई सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर स्थित हुआ, जबकि उसका हाथ स्याहीदान पर पंचिंग मशीन और पंचिंग मशीन पर पेपर वेट रखता हटाता रहा। फिर उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगा ली और ऊपर छत की कड़ियां देखने लगा। एक बार जरा सा खटका हुआ तो उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा, मगर कोई आहट ना पाकर फिर उसी तरह छत की ओर देखने लगा। प्रतीक्षा करने से उसे बहुत झुंझलाहट होती थी। रोज उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। सुबह नहाने के लिए जाता तो अक्सर नल सूसू की आवाज करके रह जाता और वह तब तक इंतजार करता खड़ा रहता था जब तक कि निचली मंजिल वाले ना नहा चुके होते। ढाबे में जाता तो तब तक कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था जब तक वह 20 मिनट बैठे रहने के अनंतर उठ जाने की धमकी ना दे। बस के क्यू में भी अक्सर वह खड़ा रह जाता और पीछे से भागकर आने वाले चढ़ जाते। अब 2 दिन से यह पोस्टमैन था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात को सपने में उसने कितनी बार पोस्टमैन को आते देखा था, पर वह हर बार दूर से ही मुस्कुराकर या सलाम करके चला गया था। राय ने सोते में भी पोस्टमैन को जी भरकर कोसा था और अब भी चाह रहा था कि एक मोटी सी गाली देकर दिल का गुबार निकाल ले। मेज के नीचे रद्दी की टोकरी के पास उसका जूता पड़ा था, जो उसने बाहर से आते ही खोलकर रख दिया था। जूते के मैले सिकुड़े हुए तलवे तिरछे होकर आधा आधा इंच ऊपर को सरक आए थे। पीछे की दोनों ओर की सीवनें उधड़ रही थीं। उसे याद नहीं था कि यह जूता उसने कब खरीदा था। उसे खरीदे हुए कम से कम 2.5-3 साल हो चुके थे। जूते के दांत बहुत पहले ही निकलने लगे थे, पर राय उसे ठोक पीट कर लटकाता आ रहा था। कुछ महीने पहले सामने से जूते के होठ भी खुल गए थे।
पर राय ने मोची को चवन्नी देकर उन्हें बंद करा दिया था। मगर इसके बाद जब जूते की बगलें शिकायतें करने लगी तो राय को बैठकर गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ा, और सोचने का परिणाम यह निकला कि उसे नगद 30 रुपए का पुरस्कार मिल गया। घिसा हुआ जूता बंबई की पटरियों पर बहुत सफाई के साथ फिसलता है, और राय का जूता तो फिसलते समय शब्द भी किया करता था। पर यह रोज रोज की बात उसके लिए कितनी उतनी ही स्वाभाविक हो चुकी थी जितनी गुजराती ढाबे की रोटियां, पाउडर के दूध की चाय और पारसी लड़कियों की लटकेदार अंग्रेजी। परंतु जब एक दिन जूते के फिसलने पर एक नोकदार कील जूते के तले में सुराख करके पांव में आ घुसी, तो पांव की पीड़ा स्नायुओं में से होती हुई उसके मस्तिष्क में पहुंची, और मस्तिष्क के किसी कोने में सोई हुई चिंतन शक्ति झटका खाकर सहसा जाग उठी। राय ने सोचा और सोचकर निश्चय किया कि जीना हो तो उसे ठीक से जीना चाहिए। यह अंग अंग से में ऊँघती हुई शीतलता, यह खाना सोना और बीतना परसों खेली हुई ताश की तरह घिसा हुआ जीवन, सब बदलना चाहिए। निश्चय पर पहुंचकर उसने उपाय सोचना आरंभ किया। नई नौकरी मिलना असंभव था। मैट्रिक फेल होने के कारण एशिया सर्जिकल की नौकरी भी बहुत सिफारिश के बाद मिली थी। उसे 2 ही काम दिखाई दिए जो बिना किसी तरह मुश्किल के आसानी से किए जा सकते थे। एक कहानियां लिखना और दूसरा पहेलियां भरना। राय ने एक ही मुहूर्त में दोनों काम आरंभ कर दिए। राय की कहानी जो जहां गई वहीं की होकर रह गई, न छपी न लौट कर आई। पर पहेली में किसी तरह उसका 30 रुपए का पुरस्कार निकल आया। राय ने पुरस्कार विजेताओं की सूची में अपना नाम देखा तो उसे विश्वास हो गया कि उसकी छिपी हुई योग्यता को अपने लिए मार्ग मिल गया है। अब वह पहेलियां भरकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकता है। प्रकाशित सूचना के अनुसार पुरस्कार 26 तारीख को भेजे जा रहे थे और उस दिन 29 तारीख थी। राय के लिए एक एक क्षण काटना भारी हो रहा था। उसकी आंखें छत की दरारों को देखती, फिर दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर, फिर दरवाजे की चौखट पर स्थिर हो जाती, जहां मकड़ी अपने जाले में उलझी हुई कभी नीचे गिरती, फिर ऊपर उठने लगती और फिर नीचे गिर जाती थी। आखिर जब पोस्टमैन आए तो राय का मन मकड़ी के जाले में इतना उलझा हुआ था कि वह पोस्टमैन को देखकर चौंक उठा। पोस्टमैन के हाथ से रजिस्ट्री का लिफाफा लेते हुए उसका हाथ जरा सा कांप गया। रसीद पर उसके हस्ताक्षर बिगड़ गए। रसीद पोस्टमैन को देकर वह तुरंत पोस्टमैन के विषय में भूल गया। उसने कांपती उंगलियों में से लिफाफे को खोला। अंदर से छिपे हुए पत्र के साथ एक गहरे रंग का चेक निकला। राय जल्दी जल्दी पत्र को आरंभ से अंत तक देख गया। कई मोटे मोटे शब्द उसे समझ नहीं आए। पत्र पढ़ने का जैसे उसने फर्ज पूरा किया और चेक को उन दोनों हाथों से मेज पर फैलाकर देखने लगा। चेक का कागज बहुत चिकना था और उस पर बहुत सुंदर इबारत में उसका नाम लिखा हुआ था। 3 और शून्य के अंक भी बहुत सदे हुए ढंग से लिखे गए थे। हरे कागज पर वह नीली लिखाई बहुत नई और सजीव लग रही थी। राय ने चेक से अपना हाथ हटा लिए। उसके हाथ बहुत मैले और मुरझाए हुए थे। उसके नाखून बड़े हुए थे और उनमें मैल की लकीरें जमा थी। उसे अपने हाथों पर झुंझलाहट हुई। उसे लगा कि उसके हाथ चेक के हाथ की नीली लिखावट की तरह सुंदर और सुडौल होने चाहिए, भरे भरे और कसाव लिए हुए। उसने 2 एक बार मुट्ठियां बांध कर खोली और हाथों को मला, पर वे उंगलियां वैसी की वैसी ही रहीं, जिनके एक पोर पर ना जाने कितनी लकीरें खींची थी, जैसे वे कोहरे में ठिठुरी हुई उंगलियां हों। राय ने दोनों हाथों की उंगलियां उलझाकर हथेलियां मिला ली। उसका ध्यान रद्दी की टोकरी के पास रखे जूते की ओर चला गया। जूते का चमड़ा भी उसकी उंगलियों के चमड़े की तरह सूखा था। बहुत पहले वह चमड़ा शायद किसी हट्टे कट्टे पशु के शरीर पर था। वहां से उतरकर वह भीगा, छिला, कटा, सिला और उसके पैर में आया। पैर में घिसा, फटा, सूखा और बेकार हो गया। मगर उसके हाथ का चमड़ा वह उसके शरीर पर ही सूखा जा रहा था। पर क्यों? राय के मन में बगावत का भाव पैदा हुआ, अपने प्रति, उस कमरे की नीची छत और चारों ओर से कसती हुई दीवारों के प्रति, एशिया सर्जिकल की फाइलों और अलमारियों में रखे चीड़ फाड़ के औजारों के प्रति और मालिक से लेकर गुजराती ढाबे के बैरों तक हर एक के प्रति। उसे कुछ क्षणों के लिए तो लगा कि वह अपने सारे वातावरण को तहस नहस कर देगा, पर फिर उसकी आंखें हर चेक की नीली इबारत पर स्थित हो गई और 3 और शून्य के हिंदी से अधिक मांसल होकर उसके सामने उभरने लगे। धीरे धीरे उन हिंदी का अर्थ हो गया 10-10 के 3 नोट, नए या मैले, पर कुछ भी खरीदने में समर्थ।
उन नोटों की आकृतियों के नीचे राय का बगावत का भाव दब गया। ये 30 रुपए, ये 30 रुपए बिल्कुल उसके अपने थे। हर मास उसे जो वेतन के 60 रुपए मिलते थे वे कभी उसके अपने होते ही नहीं थे। उनमें से 40-45 रुपए तो पहले दिन ही होटल और सिगरेट वालों का बिल चुकाने में चले जाते और इस पर भी अरसे से उसका बकाया चला आ रहा था। बाकी रुपए भी 3-4 दिन से अधिक जेब में नहीं रहते, क्योंकि उसकी कितनी इंसानी ज़रूरतें उधार के सिर पर पूरी होती थीं और जो लोग देते थे वह महीने के पहले 7 दिनों में किसी न किसी तरह सामने पड़ ही जाते। मगर वे 3 और 0 के दोनों हिंदी से आज उसके अपने थे और उनसे वह कुछ भी कर सकता था, कुछ भी खरीद सकता था। राय ने चेक हाथ में ले लिया और फिर कुर्सी के साथ टेक लगाकर थोड़ा पीछे की ओर झूल गया। 30 रुपए, नगद 30 रुपए उसके पास थे, जिनका वह जैसे चाहे उपयोग कर सकता था। उसने पैरों में फटे हुए जूते के स्थान पर चमकते हुए जूते की कल्पना की, शरीर पर शार्क स्किन की बूशर्ट और आर्टलिन की पतलून की कल्पना की, परंतु तभी उसके वे सूखे हुए हाथ सामने आ गए जिनकी उंगलियां बढ़े हुए नाखूनों के अनुपात में छोटी प्रतीत होती थी और वह विटामिन बी की गोलियां, नारंगियों और मक्खन की टिकियाओं की कल्पना करने लगा। जब ये सब कल्पनाएं एक दूसरे में उलझ गईं तो वह फिर कुर्सी सीधी करके मेज पर झुक गया और चेक के सुडौल हिंदसों को देखने लगा। शाम को जिस समय कुर्सियां हटाकर और बिस्तर बिछाकर ताला हाथ में लिए हुए कमरे से बाहर निकला, उस समय तक वह चेक नीचे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले दीनू भाई की सहायता से 3 नोटों में बदल चुका था। ताला लगाकर जब वह नीचे उतरा तो उसके होठ हल्की सी मुस्कुराहट से अनायास फैल रहे थे और चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ने में खासी बेपरवाही आ गई। 4 मंजिलों की सीढ़ियां उतरकर जब वह बाजार में आया तो कई क्षण सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता हुआ खड़ा रहा। कालबा देवी की तरफ कई ट्रामें एक दूसरे के पीछे घिसटती जा रही थी और प्रिंसेस स्ट्रीट के मोड़ पर फ्लोरा फाउंटेन को जाने वाली बस आकर रुकी ही थी। राय के देखते देखते वह बस चली गई, लेकिन उसके कदम उसकी ओर नहीं बढ़े। हालांकि वह फ्लोरा फाउंटेन जाने के इरादे से ही निकला था। उसने सिगरेट का आखिरी कश खींचकर उसके नाखून भर के टुकड़े को पैर के नीचे मसल दिया और पैदल क्राफ्ट मार्केट की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। क्राफ्ट मार्केट से जरा पहले ही बाईं और वह दुकान थी जिसके शोकेस में रखा सफ़ेद ब्राउन जूता रोज उसकी आंखों को बरबस अपनी ओर खींच लिया करता था। जूता आज भी यथास्थान तिरछे कोन में रखा हुआ था और उसका टिप बहुत चमक रहा था। राय पल भर जूते के टिप और गदगदाए हुए फीते को देखता रहा, फिर जरा चेष्टा से चेहरे को गंभीर बनाकर और पतलून की बिगड़ी हुई लकीर को थोड़ी संवार कर दुकान के अंदर चला गया। पहले उसने वह सफ़ेद ब्राउन जूता ही निकलवाया। उसका चमड़ा बहुत मुलायम था और सोल 1.5 उंगली मोटा था। राय ने पुराना जूता उतारकर उसे पाँव में पहन लिया और दुकान के मोटे गलीचे पर चहलकदमी करने लगा। दुकानदार ने जूते का दाम 29 रुपये 15 आने बतलाया था। राय ने चलते हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। सिर पर उसके रूखे बालों की गांठें सी बंध रही थी। कमीज का कॉलर दोनों ओर से फट गया था और नीचे का कपड़ा बाहर निकल आया था। पतलून की लकीर को उसने बाहर से आते हुए ठीक करने की चेष्टा की, पर उसके समानांतर एक और लकीर बन गई थी। उसके नीचे पैर में वह 29 रुपये 15 आने का जूता था, जिसका सोल चलते चलते गालीचे पर फिसल जाना चाहता था। एक बार उसने एक मंदिर देखा था जिसके टूटे फूटे कलश पर किसी ने सोने की झंडी लगवा दी थी। उस मंदिर का ध्यान आते ही वह शीशे के सामने से हटकर कुर्सी पर आ बैठा। उसके मन ने जल्दी जल्दी व्यवस्था दी कि 30 रुपये का जूता खरीदना बेकार है। 16-17 का कोई गुजारे लायक जूता ले लिया जाए और बाकी रुपयों से एक कमीज पतलून बनवा ली जाए। वेतन के रुपयों में से पैसे निकालकर कुछ बनवा पाना तो लगभग असंभव ही था। दुकानदार उसके अनिश्चय को भांप रहा था। उसने जूता उसके पैर से उतारकर 2 बार हाथ में उछाला और फिर फूंक मारकर कपड़े से पोंछते हुए कहा, इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? और उसने अपने लड़के को आवाज़ दी कि वह जूता बांधे। अभी ठहरिए, राय कुछ अव्यवस्थित होकर बोला। 2 एक इससे हल्के डिज़ाइन भी दिखाई दीजिए, जरा देख ले तो। दुकानदार ने 10 रुपये से लेकर 25 रुपये तक के कई जूते उसके सामने खोल दिए। राय ने हर एक को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा। 2 एक को पैर में पहनकर गलीचे पर भी चला, परंतु कोई जूता उसके मन को नहीं जचा। जब दुकानदार के पास कोई और चीज दिखाने लायक नहीं रही तो उसने धीरे से सिर हिला दिया। तो वही पहले वाला ले लीजिए ना, वही तो सबसे अच्छा है।
दुकानदार ने कहा। राय ने फिर सिर हिला दिया और पुराना जूता पहनकर उसके फीते बांधने लगा। अच्छा, जरा दूसरी जगह देख लूं, शायद कोई और चीज मिल जाए, उसने कहा। नए जूतों के ढेर में उसका पुराना जूता बहुत ही बदनुमा लग रहा था। अपनी तरुण सजातियों में आकर वह जैसे लज्जा से कुंठित हो गया था और कह रहा था कि तुम्हारा अपना तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं, पर दूसरे के तो मान अपमान की कुछ चिंता कर लिया करो। राय ने एक फीता जोर से कसा तो वह टूटकर आधा उसके हाथ में आ गया। उसने उसे उंगली में लपेट लिया और बाहर निकल आया। बाहर आकर उसे कितनी ही चीजों का ध्यान आने लगा जिन्हें वह समय समय पर खरीदना चाहता था। व्हाइट वेज में उसने एक बहुत खूबसूरत टेबल लैंप देखा था जिसका हल्का नीला शेड उसे बहुत पसंद था। आर्मी नेवी स्टोर में एक सफ़ेद पलटे का चाकू रखा था जिसकी धार देखते ही कुछ दिन हुए उसने अपनी उंगली पर जख्म कर लिया था। फ्लोरा फाउंटेन के फुटपाथ पर 2 दिन पहले उसे एक लड़के के पास बहुत अच्छी नेकटाइयाँ देखी थी। रास्ते में चलते हुए अब कई चीज़ें उसका ध्यान खींच रही थी। वह सोचने लगा कि वह अपनी चायदानी खरीद ले तो उसकी 4-6 आने रोज की बचत हो सकती है और उसकी टूटी हुई साबुनदानी की जगह एक नई साबुनदानी भी उसके पास जरूर होनी चाहिए। क्राफ्ट मार्केट में एक चक्कर लगाकर वह बोरी बंदर की तरफ चल दिया। बोरी बंदर के ट्राम जंक्शन पर आकर वह काफी देर ट्राम की प्रतीक्षा में खड़े लोगों को देखता रहा। उसे एक व्यक्ति के हाथ में बंधा हुआ घड़ी का जालीदार फीता बहुत पसंद आया। एक लड़की सफेद डोरेदार रुमाल से नाक साफ कर रही थी। राय ने हाथ पतलून की जेब में डालकर अपनी उंगलियों को मसला। उसे मालूम हुआ कि इंसान के पास एक रुमाल होना भी बहुत जरूरी है। एक ट्राम फ्लोरा माउंटेन की तरफ से आई और आधे से अधिक लोगों को लेकर चली गई। राय ट्राम स्टैंड से हटकर फ्लोरा फाउंटेन की तरफ चल पड़ा। हार्नबी रोड से गुजरते हुए एक दुकान पर उसे बहुत भीड़ दिखाई दी तो वह अनजाने ही उस भीड़ में सम्मिलित हो गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि दुकान तो कपड़े की है और अधिकांश लोग बरसातियां खरीद रहे हैं। चारों तरफ तरह तरह की बरसातियों के ढेर लगे थे। सेल्समैन बता रहा था कि बरसाती का दाम 30 रुपया है, रबड़ की बरसाती का दाम 15 रुपया और प्लास्टिक की बरसातियां 10-10 रुपए की हैं। बरसातियों को देखकर राय को ध्यान आया कि आते हुए रास्ते में उस पर हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। 2-3 दिन पहले एक अच्छी बारिश हो चुकी थी। उसे याद आया कि पिछले साल बारिश में कहीं आने जाने में उसे कितनी तकलीफ होती रही। कभी उसने एक छाता खरीदा था जो खरीदने के 15 दिन के अंदर ही गुम हो गया था। महीना 20 दिन की बात तो आदमी किसी तरह चला भी ले, पर बारिश के पूरे 4 महीने बिना बरसाती के निकालना असंभव था। उसने सोचा कि अगर वह जूते की बजाय 8-10 रुपए की चप्पल ले ले और कमीज पतलून के लिए भी कोई कपड़ा 8-10 रुपए तक का मिल जाए तो 10 रुपए का बरसाती कोट लिया जा सकता है। उसने प्लास्टिक की बरसाती को हाथ पे मसला और कंधे पर रखकर देखा और उसे रखकर सेल्समैन से कमीजों का कपड़ा दिखाने के लिए कहा। कैसा कपड़ा चाहिए? सेल्समैन ने पूछा। कैसा भी हो, कहते हुए राय ने चेष्टापूर्वक अपने दांतों को होठों से ढांप लिया। सफेद पॉपलिन दिखाऊं? राय ने सिर हिला दिया। सेल्समैन ने बढ़िया सफेद पॉपलिन का थन उसके सामने खोल दिया। राय ने उस कपड़े का वजन हाथ पर महसूस करते हुए उसका भाव पूछा। 4 रुपया। 4 रुपया गज? राय के मुंह से अनायास निकल गया। कह चुकने के अगले क्षण उसे ध्यान आया कि उसके आश्चर्य की ध्वनि कुछ और भी व्यंजित कर गई है। सेल्समैन ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से मिलते ही राय की आंखें दूसरी ओर घूम गई। सेल्समैन के माथे पर बल पड़ गए और उसके दांत आपस में मिल गए। राय की कमीज के फटे हुए कॉलर पर आंखें स्थिर किए हुए उसने होठ चबाकर कहा, जी हाँ, 4 रुपया गज। राय ने चुपचाप सिर हिलाया। सेल्समैन अब सीधी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। राय कपड़े के थान के पास से हटकर फिर प्लास्टिक की बरसाती देखने लगा। बरसाती को छोड़कर उसने एक उड़ती हुई नजर ऊपर के खानों में रखे छीट के थानों पर डाली और जैसे कुछ विचार करता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने लक्षित किया कि सेल्समैन थान लपेटता हुआ उसी की तरफ देखे जा रहा है। उसने दुकान से उतरते हुए तीनों नोट जेब से निकाल लिए और जैसे कोई कागज ढूंढना हो इस तरह जेब में टटोलकर उन्हें फिर वापस जेब में रख लिया। उसके बाद फिर सेल्समैन से नजर मिलाकर वह आगे चल पड़ा। बहुत हल्की हल्की बूंदें अब भी पड़ रही थी। अंधेरा हो जाने से चारों तरफ सड़कों और दुकानों की बत्तियां जगमगाने लगी। राय फ्लोरा फाउंटेन से आगे निकलकर दाएं हाथ को मुड़ गया। रास्ते में एक जगह रुककर उसने मोजे का जोड़ा, मफलर, बिस्कुट का डिब्बा, फाउंटेन पेन और सिगरेट केस जैसी कई छोटी मोटी चीजों के भाव पूछे।
परंतु यह दिक्कत हर जगह बनी रही कि जहाँ दाम ठीक थे वहाँ चीज़ अच्छी नहीं थी और जहाँ चीज़ मनपसंद थी वहाँ दाम ज़रूरत से ज़्यादा थे। जिस समय वह उस बड़े रेस्तरां के सामने पहुंचा जिसके अंदर से रंगीन कुर्सियां प्रायः उसे निमंत्रण देती प्रतीत हुआ करती थी, तो वह चलते चलते और सोचते सोचते काफी थक गया। बहुत दिनों से उसकी इस रेस्तरां में बैठकर चाय पीने की इच्छा थी। गले के बटन के पास से कमीज को ठीक करता हुआ वह रेस्तरां की तरफ अंदर चला गया। रेस्तरां में उस समय काफी भीड़ थी। एक बैरा आकर उसे खाली मेज के पास ले गया। रॉय हरे रंग की मेज की कुर्सी पर बैठकर वहां के वातावरण को चौंकाचौंध को नजरों से देखने लगा। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और दो एक जोड़े नाच रहे थे। आसपास बहुत से लोग शीशे के गिलासों में बियर और विस्की लिए बैठे थे। काली और सफेद वर्दी वाले बैरे व्यवस्था पूर्वक इधर उधर आ जा रहे थे। उसके बैरे ने दूसरी जगह से मेन्यू उठाकर उसके सामने ला रखा। राय मेन्यू देखने लगा। उसकी आंखें पहले दाईं और फिर छपी कीमतों पर पड़ती, फिर बाईं और छपे नामों पर। बैरा ऑर्डर लेने के लिए जरा झुक गया। अभी ठहरो, राय ने मेन्यू पर नजर गड़ाते हुए कहा और चेष्टापूर्वक होठ बंद करके दांतों को छुपा लिया। बैरा चला गया। मेन्यू को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखकर जब राय ने आंख उठाई तो एक एंग्लो इंडियन लड़की बाहर से अंदर आ रही थी। राय की आंखें उसके शरीर पर स्थिर हो रही थी। उसने बिना बाह का ब्लाउज पहन रखा था जिनसे उसका गोरा मांस दूर तक दिखाई दे रहा था। वह उड़ती हुई नजर चारों तरफ डालकर सीधी उसी की मेज के पास आ गई तो राय को कुछ आश्चर्य हुआ। जब उसने मुलायम स्वर में उससे पूछा, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो उसने एक बार हड़बड़ाकर इधर उधर देखा और यह लक्षित करके कि आसपास कहीं जगह खाली नहीं है। कुछ नम्रता और कुछ अभिलाषा और कुछ घबराहट के साथ कहा, बैठिए। वह धन्यवाद देकर पास की कुर्सी पर बैठ गई। राय को उसका बैठने, पर्स खोलने और पर्स में से सिगरेट केस निकालने का ढंग बहुत आकर्षक लगा। उसकी लंबी पतली उंगलियां बहुत ही सुंदर थी। लड़की ने अपना सिगरेट केस खोला और एक सिगरेट अपने मुंह से लगाकर सिगरेट केस राय की ओर बढ़ाते हुए कहा, सिगरेट लीजिए। राय ने धन्यवाद देकर सिगरेट ले लिया। अभ्यासवश उसका हाथ दिया सिलाई की डिबिया निकालने के लिए पतलून की जेब में चला गया, पर तब तक लड़की ने अपना सिगरेट सुलगाकर लाइटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। राय की समझ में नहीं आ रहा था कि उस दयामयी से किस तरह बात करनी चाहिए। बात करने को तो खैर कुछ थी नहीं और कुछ भी बात की जा सकती थी, परंतु बात को शुद्ध अंग्रेजी में कह पाना भी तो बहुत बड़ी समस्या थी। वह व्यस्त रहने के लिए लगातार सिगरेट के कश खींचता रहा। कुछ देर बाद लड़की ने आंख जरा कुंचित करके मुंह से धुआं निकालते हुए पूछा, इस तंबाकू की गंध आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी गंध है। वह वाक्य अंग्रेजी में इतनी आसानी से बन गया कि राय को स्वयं अपनी योग्यता पर आश्चर्य हुआ। यह फ्रांसीसी तंबाकू है, लड़की सिगरेट की राख झाड़ती हुई बोली। मेरा एक मित्र पेरिस से ये सिगरेट लाया था। बहुत अच्छी गंध है, राय ने फिर कहा और आंखों में प्रशंसात्मक भाव लाकर सिर हिलाया। होठों को जरा गोल करके उसने चेष्टा की कि उसके मुंह से जो धुआं उसी तरह निकले जा रहा है जो रूपसी के मुंह से निकल रहा था। आप नौकरी करते हैं? लड़की ने पूछा। नहीं, बिजनेस करता हूँ, वह राय ने इसलिए कह दिया कि अंग्रेजी में यह उससे आसानी से कहा गया। किस चीज़ का बिजनेस? चीड़ फाड़ के औजारों का। उसमें तो काफ़ी नफा होता होगा। राय ने कहना चाहा कि हाँ, गुजारे लायक कुछ हो ही जाता है, पर जल्दी में वह इसका ठीक से अनुवाद नहीं सोच पाया, इसलिए उसने कह दिया, हाँ हाँ, काफ़ी हो जाता है। 2 क्षण चुप्पी के बाद राय ने अपनी ओर से प्रश्न किया, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? डैनी डिसूजा। और आपका नाम? राय। सिर्फ राय? नहीं, दामोदर दास चिंतामणि राय। ओ, दामोदर दास चिंतामणि राय, जेनी ने दोहराया। राय को इस रूप में अपने नाम का उच्चारण बहुत अच्छा लगा। उसके होठ फैलने के हुए पर दांतों का ध्यान आ जाने से संकुचित हो गया। आप भी कहीं काम करती हैं? जेनी उसे बतलाने लगी कि वह एक फर्म में असिस्टेंट के रूप में काम करती है। काम उसके मन का नहीं है, फिर भी पैसे की वजह से उसे करना पड़ता है। शाम को कुछ देर वह सैल्वेशन आर्मी का काम करती है। उसके बाद थकान दूर करने के लिए किसी रेस्तरां में चली आती है। वहाँ कभी कोई साथी मिल जाता है तो शाम अच्छी बीत जाती है। राय की आंखें उसके शरीर की गुलाइयों पर घूम रही थी। चर्च गेट, रीगल के फुटपाथ और काला घोड़ा के चौराहे पर ऐसी युवतियां को उसने अनेक बार देखा था। उनके पास से गुजरते हुए शरीर की दबी हुई भूख जैसे अंग अंग में लहरा जाती थी, परंतु कभी उसके पास इतने पैसे नहीं हुए कि वह उस भूख को शांत कर सकता। आज जिंदगी में पहला अवसर था
जबकि एक लड़की उसके बगल में बैठी थी और बैठी ही नहीं थी, उसकी आंखें उसके प्रस्ताव कर रही थी और उसकी जेब में 10-10 के 3 नोट थे जिनकी सामर्थ्य से वह उसे पा सकता था। जैनी की गोरी पिंडलियों से हटकर उसकी आंखें पल भर उसके हरे रंग के सैंडलों पर टिकी रहीं और वहां से उठकर सहसा अपने पांव में पड़े जूतों से टकरा गई जो होटल के चिकने फर्श पर मटमैले दाग सा लगता था। जूते के पंजे बीच से बल खाकर थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठाए थे और मैल से भरी एड़ियां कोनों से 3/4 घिस चुकी थी। पैरों के पास से ही पतले उनके फुदने निकल रहे थे जिन्हें काटने के लिए ही उसने कैंची खरीदने की बात सोची थी। राय ने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में डालकर मसल दिया और होठों को जबान फेर कर गीला किया। बैरा उसके पास आकर झुक गया। उसकी आंखें जैनी की आंखों में मिल गई। मेरे लिए जिन के साथ जिंजर, जैनी ने कोमल स्वर में कहा। इनके लिए जिनके साथ जिंजर, राय ने दोहराया और बैरा उसी तरह झुका। और अभी ठहर जाओ, और फिर झुककर मेन्यू देखने लगा। बैरा चला गया। जैनी ने दूसरा सिगरेट सुलगाकर सिगरेट केस उसकी ओर बढ़ाया तो उसने धन्यवाद देकर मना कर दिया। जैनी के मुंह से हल्का नीला धुआं बहता हुआ सा निकलता रहा और कुछ देर हवा में लचक कर विलीन हो जाता। राय के हाथ के पसीने से मेज का शीशा कुछ गंदा हो गया। उसने हथेली के कोने से उसे साफ किया और हटा लिया। बैरा जीन और जिंजर लाकर जैनी के सामने रख गया। जैनी छोटे छोटे घूंट भरने लगी। ऑर्केस्ट्रा पर नाच की धुन बजनी आरंभ हुई तो जैनी ने उसकी ओर देखकर कहा, आप नाचना पसंद करेंगे? मैं नाचना नहीं जानता, राय ने एक हाथ की हथेली की उंगलियों को दूसरे हाथ से मसलते हुए उत्तर दिया। उसकी आंखें झुककर फिर अपने जूते पर जा टिकी। आसपास बहुत से लोग नाचने के लिए उठ रहे थे। पास की एक टेबल से एक नवयुवक ने जैनी के पास आकर उससे नाचने का प्रस्ताव किया। जैनी गिलास उसी तरह छोड़कर उठ खड़ी हुई और उसके साथ नाचने लगी। दूर से उसके शरीर की लचक राय को और भी आकर्षक लगी। नाचती हुई एक बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो राय के मस्तिष्क में भंवर सा घूम गया। उसने 3 नोटों को जेब से निकालकर दूसरी जेब में रख लिया। उसे कुछ गर्मी महसूस हो रही थी। उसने ऊपर छत के पंखे को देखा। उसे लगा वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसका मन हुआ कि बैरे को बुलाकर उससे पंखा तेज करने को कहे, पर बैरे का ध्यान आते ही उसे मेन्यू का ध्यान हुआ। सामने जैनी का जिन का गिलास रखा था जिसमें से 2-4 घूंटी भरे गए थे। लोगों के नाचने के लिए उठ जाने से आसपास आधी से अधिक कुर्सियां खाली हो गई थी। सामने दरवाजे की जाली में से बाहर फुटपाथ की हल्की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। मेज का शीशा उसकी बाह के पसीने से फिर गंदा हो गया था। ऑर्केस्ट्रा की धुन तेज हो गई लेकिन छत पर पंखा बहुत धीमे चल रहा था। बाईं ओर लगी घड़ी ने जल्दी जल्दी 8 बजा दिए। राय सहसा जैसे चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चल दिया। जालीदार दरवाजे से निकलकर जब वह फुटपाथ पर पहुंचा तो आश्चर्य हुआ कि हल्की हल्की बूंदें अब भी पड़ रही थी। फुटपाथ गीला होकर चिकना हो गया। उसने पीछे की ओर देखा। जालीदार दरवाजा बंद था। अंदर पड़ी रंगीन कुर्सियों पर एक नज़र डालकर वह वहां से चल पड़ा। फ्लोरा फाउंटेन के पास से ट्राम की पटरी पार करते हुए उसका पांव फिसल गया और बहुत बड़ी मुश्किल से वह गिरने से बचा, परंतु फिसलने से दाएं पैर के जूते का मुंह आगे खुल गया और वह बोलने लगा, टप टप टप। राय एक एक करके उन सब दुकानों के पास से गुजर गया जिनमें आते हुए एक दूसरी चीज का भाव पूछने के लिए रुका था। जूते की दुकान के बाहर शोकेस में रखे सफेद ब्राउन जूते के पास से तो वह जैसे आंख चुरा कर निकला, किंतु प्रिंसेस स्ट्रीट के मोड़ों पर पहुंच भौचक सा होकर पटरियों और ट्रामों को देखने लगा। सामने थोड़ी दूर पर वह इमारत थी जिसकी 4थी मंजिल पर उसका कमरा था। उससे बाईं और वह ढाबा था जहां वह रोटी खाया करता था। उसके मन ही मन हिसाब किया कि ढाबे वाले इसके उसकी और पुराने हिसाब में 23-24 रुपए के लगभग निकलते हैं। ढाबे के पास ही पनवाड़ी की दुकान थी जिसके 9 रुपए में से इस बार कुल 5 रुपए ही चुकाए गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ पैसे बिसाती के रहते थे और 15 रुपए नगद उधार के थे जो उसने 4 महीने पहले तुलुजा से लिए थे। तुलुजा पिछले सप्ताह ही उससे अपने पैसों के लिए तगाजा कर रहा था। राय के कदम ढाबे की ओर बढ़ गए। वहां से खाना खाकर वह और पान वाले से कैंची की डिबिया लेकर वह कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने मेज और कुर्सियों को कोने की तरफ हटा दिया और छज्जे से लगाकर गद्दा फर्श पर बिछा दिया। 3 नोट उसने जेब से निकालकर तकिए के नीचे रख दिए और जूता उतारकर गद्दे पर लेट गया। हवा बंद हो गई थी और कमरे में बहुत उमस हो रही थी। उसने उठकर बत्ती बंद कर दी थी तो भी सामने के घर की खिड़कियों से रोशनी उस कमरे में आती रही। रोशनी उमस और बढ़ा रही थी जिससे उसकी तबीयत बेचैन हो रही थी। सामने की अलमारी में चीड़ फाड़ के औजार चमक रहे थे।
उधर कोने में मैले कपड़े गोल किए पड़े थे और सब के सब जर्जर हालत में थे। कमरे में उन कपड़ों की वजह से एक गंध बस गई थी और सामने फर्श पर उसका फटा हुआ जूता रखा था, जिसकी पिछली सीवनें पहले से ज्यादा उधड़ी हुई मालूम होती थी। राय कई क्षण जूते की घुसी हुई एड़ियों और उधड़ी हुई सीवनों को देखता रहा। फिर उसने आंखें मूंद ली और वे सब चीजें एक एक करके उसके सामने आने लगी, जिन्हें वह थोड़ी देर पहले बहुत पास से देखकर आया था। सफेद ब्राउन जूता, बरसाती कोट, मोजा, सिगरेट केस, रंगीन कुर्सियां और जेनी डिसूजा, जिसकी उंगलियां बहुत पतली थी, जिसके होठों में से निकलता हुआ नीला धुआं बहुत खूबसूरत मालूम होता था। उसने आंख खोली तो वे उधड़ी हुई सीवनें और घिसी हुई एड़ियां ही सामने आई। उसने करवट बदलकर जूते की ओर पीठ कर ली। हाथ तकिए के नीचे नोटों तक पहुंचकर आंखें धीरे धीरे फिर मूंद ली। अब चीजों के बारे में वह फिर से नए सिरे से सोचने लगा।